नमस्कार साथियों, हम लोगों ने एक प्रश्न आपसे किया था कि हम सब भारतीय अर्थव्यवस्था या इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण विषय में से किसको आरंभ करें। तो दोनों को लेकर के लगभग समान मत थे, लेकिन एक बात बाद में समझ में आई कि इन्वायरमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको भूगोल विषय पढ़ा दूंगा, तब इन्वायरमेंट पढ़ाऊँगा, क्योंकि इन्वायरमेंट पढ़ते समय काफ़ी चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी भूगोल की। तो इसलिए निर्णय ये लिया गया है कि संविधान तो हमारा चल ही रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने संविधान पहले से पढ़ रखा है। चैनल पे जो नए लोग जुड़ रहे हैं तो वो क्या पढ़ें, उनके बारे में तो बहुत जानकारी नहीं है। तो संविधान हमारा चल रहा है और उसके साथ साथ हम सब भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय को भी अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक रूपरेखा बना लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको क्या पढ़ना होता है, फिर हम विषय प्रवेश करते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था ये आपके सभी परीक्षाओं का एक सिलेबस है। आप चाहे यूपीएससी दीजिए, यूपीपीसीएस या अन्य स्टेट के पीसीएस दीजिए, एसएससी में जीडी से लेकर के और सीजीएल से लेकर के जो भी अन्य परीक्षाएं होती हैं, सब में अर्थव्यवस्था से हमेशा 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक, चूँकि अब 25 क्वेश्चन का पैटर्न हो गया है तो तब भी 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहले 10-10 क्वेश्चन तक पूछे जाते थे। तो इसके अलावा बैंकिंग में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत ही गतिशील विषय है। अर्थव्यवस्था बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। करंट अफेयर से लगातार आपको अपडेट रहना पड़ता है। इसमें तमाम सारी योजनाएं आती हैं, आर्थिक क्रियाएं आती हैं, गतिविधियां जो होती रहती हैं, देशों के मध्य व्यापार है, बैंकिंग गतिविधियां हैं, उद्योग की परिभाषा है। तो बहुत डायनेमिक है, काफ़ी इसमें जो है हमें ध्यान रखना होता है कि हम गतिशील विषय को उसकी गतिशीलता के हिसाब से कवर करते रहें। देखिए, अर्थव्यवस्था का जो हमारा टॉपिक है उसमें मुख्य रूप से जो हमको पढ़ना होता है, सबसे पहले तो हमें पढ़ना होता है कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हो सकते हैं, क्षेत्र कितने हो सकते हैं, ये प्रारंभिक टॉपिक होता है। उसके बाद इसमें मुख्य रूप से हम सब राष्ट्रीय आय, जैसे अगर पहले तो हम ये तय कर लेते हैं कि इसमें पढ़ेंगे क्या, फिर हम विषय प्रवेश करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था को समझते हैं। यहाँ पे भारतीय शब्द को हटा दिया जाए तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या हैं, फिर अर्थव्यवस्था के प्रकार विभिन्न आधार पर भी हम बांटे लेंगे। और उसके बाद फिर जैसे इसमें राष्ट्रीय आय एक टॉपिक आपका होता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मुद्रा एवं बैंकिंग, इसके अलावा इसमें आर्थिक विकास एवं समृद्धि का एक टॉपिक होगा। और फिर एक टॉपिक आपको इसमें नियोजन का पढ़ना होगा, ये जिसको आप कहते हैं आर्थिक नियोजन। और इसी आर्थिक नियोजन के टॉपिक में पंचवर्षीय योजनाएं और तमाम सारी योजनाएं आती हैं। इसके अलावा इसमें हम अपनी मुद्रा व्यवस्था हमारी पहले ही है, मुद्रा व्यवस्था के साथ साथ हम सब जैसे मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है और उससे संबंधित अन्य अवधारणाएं, मुद्रास्फीति, अपस्फीति और उसके साथ साथ जो भी टॉपिक होंगे हम पढ़ेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था का, फिर अवमूल्यन अधिमूल्यन जैसी अवधारणाएं हैं। इसी में हम बजट पढ़ेंगे, या कह लीजिए एक टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं राजकोषीय नीतियाँ, या राजकोषीय जो नीति होती है सरकार की, उसका अध्ययन करेंगे, राजकोषीय नीति और उसके साथ साथ बजट। इसी में हम सब जैसे मुद्रा टॉपिक में मौद्रिक नीति को भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें हमारा एक टॉपिक होता है भुगतान संतुलन। और जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे उनमें से जैसे कृषि है, उद्योग है, सेवा है, तो उन सब की जो आर्थिक पक्ष है उसको भी हम सब जानेंगे। जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में एक कृषि होगा, एक उद्योग से संबंधित होगा और एक आपका सर्विस सेक्टर होगा। तो इनसे संबंधित अवधारणाओं से भी हम सब लोग परिचित होते चलेंगे। तो देखिए, जैसे राष्ट्रीय आय आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यहाँ पर मुद्रा बैंकिंग है, आर्थिक विकास समृद्धि है, आर्थिक नियोजन है, मुद्रास्फीति यानी मुद्रा से संबंधित सभी चीज़ें, चाहे मौद्रिक नीति हो, मुद्रास्फीति हो, बजट है, राजकोषीय नीतियाँ हैं। और इसी में हम सब आर्थिक नियोजन टॉपिक के अंतर्गत जैसे आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं, हालांकि अब ये समाप्त हो चुकी हैं, और उनसे जुड़े हुए अन्य कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे, जैसे योजना आयोग है, नीति आयोग है। इसी टॉपिक में हम सब डिस्कस करेंगे। और इसके अतिरिक्त अन्य जो योजनाएं
यानी कि इसी आर्थिक नियोजन को क्रियान्वित करने के लिए जो अन्य योजनाएं चलाई जाती हैं उसको भी हम सब पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति टॉपिक में जैसे एक टॉपिक और जुड़ेगा, स्फीति जब पढ़ेंगे तो हम मंदी भी पढ़ेंगे कि आखिर रिसेशन क्या होता है, स्लोडाउन क्या होता है। तो कुल मिलाकर के मूल टॉपिक ये हैं। हो सकता है इसमें एक आध दो टॉपिक छूट रहे हों, लेकिन मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में हम इसी चीज़ का या इन सारे टॉपिकों का अध्ययन करते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था क्या होता है, थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अवधारणाएं हैं। तो कई बार क्या होता है कि इसको मतलब जो है व्यक्ति छोड़ देता है। देखिए, ये जो अगर हम खास करके स्टेट पीएससी और यूपीएससी की बात करें तो ये प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे मुख्य परीक्षा में अर्थव्यवस्था के तमाम सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आप कृषि पढ़ेंगे तो कृषि का विकास पढ़ेंगे, भारतीय कृषि की समस्याएं पढ़ेंगे, फिर कृषि पढ़ेंगे तो कृषि वित्त पढ़ेंगे, यानी कृषि क्षेत्र को जो लोन मिलता है, वित्त मिलता है, वो क्या है। फिर इसी में आप फूड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। फिर जब उद्योग पढ़ेंगे तो उद्योग में उद्योगों के प्रकार पढ़ेंगे। एमएसएमई जैसे आजकल बड़ा चर्चा में है, माइक्रो स्मॉल या एक माइक्रो होते हैं, इसके अलावा स्मॉल होते हैं। तो जो एमएसएमई हैं और एक मीडियम होते हैं, इंटरप्राइजेज हैं, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को पढ़ेंगे, बड़े उद्योगों को पढ़ेंगे। फिर उनकी समस्याएं क्या हैं। सेवा पढ़ेंगे तो सेवा क्षेत्र में क्या आता है आगे डिस्कस होगा। इसमें हम संचार को भी जानेंगे, इसमें स्वास्थ्य शिक्षा जैसे क्षेत्र भी जुड़े होंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए, टॉपिक यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये आपको 8-10 दिख रहे होंगे, लेकिन जब इसके अंदर जाएंगे तो इसके बहुत सारे सब टॉपिक विकसित होंगे, उप विषय विकसित होंगे। तो एक बड़ा टॉपिक है, एक बृहद टॉपिक है और बहुत ही रोचक विषय है। आमतौर पे इसको लेकर के छात्रों में बहुत सारी दिक्कतें इसलिए रहती हैं कि वो इसको रटने का प्रयास करते हैं। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं आपको इस विषय को इस तरह से पढ़ाऊँ कि आपकी मूलभूत अवधारणाएं विकसित हो जाएं और उसके बाद इससे जुड़ी हुई चीज़ें आप खुद तैयार कर सकें। और जैसा मैंने बताया कि बहुत ही डायनेमिक विषय है, तो करंट अफेयर से भी आपको जुड़ना पड़ेगा। अब जैसे आर्थिक विकास समृद्धि का जब टॉपिक हम सब डिस्कस करेंगे तो विकास को मापने के बहुत सारे सूचकांक भी पढ़ेंगे। इसी में और भी कुछ टॉपिक जुड़ेंगे, जैसे एक आपका गरीबी इसी में आएगा कि हम सब गरीबी के अवधारणाओं को पढ़ेंगे। गरीबी के साथ साथ हम सब बेरोजगारी के अवधारणाओं को पढ़ेंगे। फिर गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को भी पढ़ेंगे। आर्थिक विकास में गरीबी के मापन के लिए बहुत सारे सूचकांक हैं। निरपेक्ष गरीबी कैसे मापी जाती है, सापेक्ष कैसे मापी जाती है, बहुआयामी गरीबी क्या होती है। तो कुल मिलाकर के ये मूलभूत टॉपिक आप कम से कम इतने दिमाग में अपने रखिए कि हमें इन टॉपिकों के अंतर्गत ही अर्थव्यवस्था को समझना है। तो ये तो हुआ कि विषय कौन सा है, मतलब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कि ये एक बृहद टॉपिक है। तो जितने टॉपिक मुझे बड़े बड़े याद आ रहे हैं मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे गरीबी बेरोजगारी से जुड़ेगी, योजनाएं दोनों के लिए साझा बनेंगी कि गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। तो फिर उसमें हम योजनाओं पर चले आएंगे। फिर मॉडल होंगे कि आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि को समझने के बाद मॉडल कैसे होंगे। फिर अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार जैसे इसमें पढ़ेंगे तो इसमें हम सब कई प्रकार की अर्थव्यवस्थाएँ, वैश्विक संबंध के आधार पर बंद या खुली अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण है तो उसमें समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर विकसित, विकासशील, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। इसके अलावा अन्य कई प्रकार निकल करके आएंगे। तो उन सब चीज़ों को पढ़ना है और ये विषय मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगा, क्योंकि ये विषय आमतौर पे विद्यार्थी इसको बहुत कठिन मानते हैं। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊँ कि आप इसको बड़ी आसानी से समझें और न सिर्फ समझें बल्कि इसको परीक्षा में इसमें मैक्सिमम, अधिकतम नंबर या अधिकतम मार्क्स आप गेन करें। और है बड़ा रोचक विषय। जब आप इसके लिंक को समझेंगे और चीज़ों को जब जोड़ेंगे तो आप पढ़ेंगे। और जैसा मैंने बताया कि एक टॉपिक इसमें कई सारे टॉपिक को समाहित करेगा। जैसे बजट राजकोषीय नीति पढ़ेंगे तो उसमें टैक्स व्यवस्था भी आएगी कि टैक्स क्या होते हैं, फिर टैक्स में कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स लगाने की प्रणालियाँ क्या होती है वो भी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये तो हमारा एक प्रकार का सिलेबस है जिसको हमें पढ़ना है। कोशिश इस तरह से है कि मुख्य परीक्षा के भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें और प्रारंभिक परीक्षा और साथ साथ जो अन्य एक दिवसीय एग्जाम होते हैं उस लायक ज्ञान भी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले सिलेबस समझ लिया हम लोगों ने, अब हम सब विषय प्रवेश करते हैं। अर्थव्यवस्था को हम सब अब आरंभ करते हैं। आज हम सब भूमिका बनाएंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, दोनों का संबंध क्या है, दोनों में अंतर क्या है
और अर्थशास्त्र की कुछ बेसिक चीज़ें आपको मैं बताने का प्रयास यहाँ पर करूँगा। देखिए, जैसे आप देखते हैं कि एक शब्द लिखा रहता है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, और एक लिखा रहता है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, दोनों कैसे एक दूसरे से पृथक हैं, इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम सब अर्थशास्त्र पे विचार करते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र एक विषय है, जैसे राजनीति विज्ञान एक विषय है, समाजशास्त्र एक विषय है, या दर्शन शास्त्र एक विषय है। इस तरह से विज्ञान अपना एक विज्ञान के, प्राकृतिक विज्ञान के अपने विषय हैं। तो वैसे अर्थशास्त्र भी एक विषय है, और एक विषय के रूप में ये कैसे स्थापित हुआ है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, अर्थशास्त्र का सरल मतलब क्या है कि जो अर्थ का अध्ययन करे, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करे, वो अर्थशास्त्र है। यानी जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है वो अर्थशास्त्र है। जैसे समाजशास्त्र मानव की सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, राजनीति विज्ञान मानव की राजनैतिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान बताएगा कि राज्य को कैसा होना चाहिए, राज्य को कैसी नीतियाँ बनानी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो कि उदारवादी लोकतंत्र हो कि गणतांत्रिक हो, ये कहाँ पता चलेगा आपको, राजनीति शास्त्र में। समाज कैसा होता है, समाज कैसा है, कैसा होना चाहिए, ये कौन बताता है, समाजशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या बताता है, ये मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। यानी कि अर्थशास्त्र वह विषय है जो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, या मानव की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले देखिए, कोई विषय होता है तो उस विषय का अपना एक इतिहास होता है कि कैसे वो जन्म लिया है, फिर उस विषय की अपनी एक परिभाषा होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ है। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और पॉइंट वाइज लिखते भी चलेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, प्रारंभिक समय में अर्थशास्त्र राजनीति विषय के तहत ही पढ़ा जाता था। यानी प्रारंभिक समय में अर्थशास्त्र राजनीति विषय का या राजनीति जो विज्ञान है उसका एक अंग हुआ करता था। ध्यान रखना, आरंभिक समय में अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित नहीं था, ये राजनीति विज्ञान का ही एक अंग हुआ करता था। यानी कि राजनीति विज्ञान क्या बताती है कि राजा को कैसा होना चाहिए, राज्य को कैसा होना चाहिए, और राज्य आज के परिप्रेक्ष्य में राज्य और प्राचीन परिप्रेक्ष्य में राजा। तो राजा को राजनीतिक या राज्य को संचालित करने की नीति कैसे बनानी चाहिए, ये राजनीति का विषय है। आज राज्य कैसे संचालित होगा, ये राजनीति का विषय है। और इस राज्य को संचालित करने के लिए अर्थ या धन की जरूरत पड़ती है। तो शुरुआती समय में अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण था वो सीमित था, और अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय न मान करके राजनीति की ही एक शाखा माना जाता था। और इसका मानना था कि राजनीति के तहत जो अर्थ का प्रबंधन है वो अलग विषय न होकर के राजनीति का ही अंग है। जैसे आप कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, तो उस जैसे ये कई बार लड़के कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक पुस्तक है, हमने पढ़ी है, हमारे प्राचीन भारत की एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य, या जिनको आप चाणक्य भी कहते हैं। तो कौटिल्य या चाणक्य जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसका विषय क्या है, राजनीति। यानी अर्थशास्त्र पुस्तक में इस बात पर चर्चा की गई है कि राजा को कैसा होना चाहिए, राज्य को कैसा होना चाहिए, राज्य के अंग कितने होते हैं, और राज्य को कैसे कार्य करना चाहिए। यानी प्राचीन समय में अर्थनीति और राजनीति में कोई विभेद नहीं समझा जाता था। राजनीति के तहत ही अर्थशास्त्र आता था, इसमें कोई भेद नहीं था। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि प्राचीन समय में अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान का ही एक पार्ट हुआ करता था, एक भाग हुआ करता था। जैसा कि एक पुस्तक मैंने अभी बताई आपको कि कौटिल्य की या चाणक्य की एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, और उसका विषय क्या होता था, राजनीति। अब लंबे समय के विकास के बाद ये महसूस किया गया कि अर्थशास्त्र अपने आप में एक खुद स्वतंत्र विषय है, इसको किसी विषय के तहत नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक गतिविधियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ है, सबसे पहले उस चीज़ को हम बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि स्कॉटलैंड के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, दार्शनिक अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ।
तो अर्थशास्त्र के एक दार्शनिक अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, या उनका देश जो था वो स्कॉटलैंड था, यानी स्कॉटलैंड के एक दार्शनिक अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ। और उन्होंने आर्थिक रूप से राज्य कैसा होना चाहिए, आर्थिक रूप से राज्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक सिद्धांत रूप में अपनी एक पुस्तक लिखी 1776 में, जिसको कहा गया वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशन या द वेल्थ ऑफ नेशन। तो शुरुआत से समझेंगे आप सब, यानी अर्थशास्त्र आरंभिक समय में राजनीति विज्ञान का ही एक अंग हुआ करता था, लेकिन 1776 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई और उस पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस या द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रों का धन। और इसमें एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान माना, यानी यहाँ पर एडम स्मिथ ने यह इस पुस्तक में कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। हालांकि ये परिभाषा एकांगी है, लेकिन आरंभिक समय में यही परिभाषा प्रचलित थी कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। और इसी पुस्तक के द्वारा जो सिद्धांत या जिन सिद्धांतों का विकास किया गया धन का विज्ञान मान करके अर्थशास्त्र का, तो यहीं से अर्थशास्त्र के एक स्वतंत्र विषय का जन्म हुआ। जैसे आप पढ़ते हैं कि एडम स्मिथ को क्या माना जाता है, अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र विषय का जनक। जैसे इसको कहीं कहीं लिखा रहता है शास्त्रीय अर्थशास्त्र का जनक। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आया है, प्रारंभिक परीक्षा में पहले पूछा गया है। जैसे आपसे अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि शास्त्रीय अर्थशास्त्र, क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, उसका जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, एडम स्मिथ। तो शास्त्रीय अर्थशास्त्र के जनक या अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, एडम स्मिथ माने जाते हैं। और क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, और उस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को एक विज्ञान मानते हुए, धन का विज्ञान, यानी इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और एक विज्ञान मानते हुए अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। और यही से माना जाता है कि अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्मा। तो अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, उसके जनक कौन है, कब हुआ, पुस्तक का नाम, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि एडम स्मिथ ने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने व्यवस्थित तरीके से अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। और उनकी परिभाषा इस बात को लेकर के थी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और यहीं से शास्त्रीय अर्थशास्त्र का जन्म होता है। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि कोई भी विषय से पढ़ने से पहले हम उस विषय का अर्थ और उसका जन्म जान लें, तो यहाँ पर जन्म क्लियर हो गया है। अब दूसरे चरण में हम सब अर्थ को जानेंगे। अर्थशास्त्र विषय के जनक, उसका जन्म, ये आपने जान लिया है। अब हम सब ये जानते हैं कि अर्थशास्त्र आखिर है क्या। एक चीज़ तो आपने जानी कि ये आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, लेकिन ये बहुत ही छोटी परिभाषा है। एक परिभाषा आपने जानी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, लेकिन ये भी एक ही पक्ष को बताती है। कोई भी विषय पढ़ने से पहले उस विषय की परिभाषा को समझना होता है, लेकिन परिभाषाएं बहुत जटिल होती हैं, तकनीकी शब्दों से युक्त होती हैं, और ये भी बहुत मुश्किल काम है कि किसी विषय की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो जो सार्वकालिक हो और सब जगह पे सर्वदेशिक हो, यानी कि हर देश में मानी जाए और हर समय में मानी जाए। ये भी एक मुश्किल कार्य है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 1776 में जब माना गया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और आरंभिक अर्थशास्त्रियों ने इसी बात पर बल दिया, तब से लेकर के अब तक का विश्व काफ़ी बदल चुका है। और अब अर्थशास्त्र की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में इसका विस्तार हो चुका है, नई नई चीज़ें आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र आखिर एक विषय के रूप में किसका अध्ययन करता है, इसके केंद्र में कौन है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ तो समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र के केंद्र में कौन है। तो ये तो आप समझते हैं मोटा मोटा कि कोई भी विषय बना है, कोई भी विषय का जन्म हुआ है, तो उसके केंद्र में मानव ही रहता है। मानव ही विषयों का केंद्र है। जैसे समाजशास्त्र में मानव का सामाजिक पक्ष अध्ययन किया जाता है, खास करके मानविकी सब्जेक्टों में। मानविकी नाम है इसीलिए इनका क्या पड़ा है, मानविकी। तो मानविकी सब्जेक्ट जो होते हैं, मानविकी जो विषय होते हैं, उनके केंद्र में मानव ही रहता है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र का केंद्र क्या है, केंद्र बिंदु क्या है। तो अर्थशास्त्र का केंद्र है कि मानव जीवन कैसे बेहतर बनाया जाए,
मानव जीवन कैसे बेहतर बनाया जाए। लगभग हर मानविकी विषय का यही केंद्र है, लेकिन अर्थ अलग है। जैसे समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मानव के समाज को कैसे उन्नत बनाया जाए, तो अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मानव जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, किस तरह से हम बेहतर बनाएं। लेकिन यहाँ पर बेहतर बनाने का संदर्भ किस परिप्रेक्ष्य में है? आर्थिक। तो सबसे पहले इस बात को यदि आप समझ लेंगे तो आगे की व्याख्याएं आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो अर्थशास्त्र के केंद्र में क्या है कि मानव जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। देखिए, आप क्यों सिद्धांत बनते हैं, जैसे अर्थशास्त्री सिद्धांत बनाते हैं कि अमुक देश में ये सिद्धांत लगाया जाए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, नियोजन किया जाए, गरीबों को अनाज वितरित किया जाए। तो ये सब क्यों है? ये सब इसीलिए है कि हम कैसे मानव जीवन को बेहतर बनाएं। तो ये तो अर्थशास्त्र का केंद्र हो गया कि अर्थशास्त्र का केंद्र ये है, आप इसको दिमाग में रखेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा हम कैसे तय करें, कैसे जानें कि अर्थशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पे दो बड़ी परिभाषाएं उठाता हूँ और उन दो परिभाषाओं के दो प्रमुख तत्वों की व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ, जिससे अर्थशास्त्र की अवधारणा आपकी स्पष्ट हो जाए। तो अर्थशास्त्र के केंद्र में मानव जीवन की बेहतरी है और उस केंद्र को समझते हुए ही परिभाषा के अर्थ को हम सब समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अर्थशास्त्र की जो हम पहली परिभाषा उठाएंगे उसके दो तत्व हैं, बाद में आप अपने हिसाब से एग्जाम में अपने शब्दों में लिख लेना। जैसे पहला जो परिभाषा हम सब उठा रहे हैं उसमें एक चीज़ है दुर्लभ संसाधन, यानी अर्थशास्त्र की जो पहली परिभाषा हम सब उठाएंगे उसमें एक चीज़ है दुर्लभ संसाधन। देखिए, संसाधन का मतलब क्या है? रिसोर्स। जैसे हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के संसाधन हैं, खास करके प्राकृतिक संसाधन हैं। हमारे चारों ओर मिट्टी है, हवा है, जल है, खनिज हैं, प्रकाश है, तमाम प्रकार के संसाधन हैं। उनमें से कुछ बहुत सुलभ हैं, बहुत सुलभ हैं। जैसे हवा हमारे लिए बहुत सुलभ है, जल हमारे लिए अभी तक बहुत सुलभ है, लेकिन धीरे धीरे दुर्लभ हो जाएगा अगर हम सब गतिविधियाँ ऐसे ही करते रहें। हमारे लिए प्रकाश बहुत सुलभ है, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो दुर्लभ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहली परिभाषा को तय करने में हम क्या अध्ययन करेंगे कि मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक चीज़ है दुर्लभ संसाधन, कि अर्थशास्त्र में दुर्लभ संसाधन बताए गए हैं कि दुर्लभ संसाधन। और दूसरी चीज़ है कि इन दुर्लभ संसाधनों का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए। प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए, इन दो चीज़ों को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो मानव जीवन में एक चीज़ क्या है कि सबसे पहले अर्थशास्त्र का केंद्र आपने जान लिया। अब परिभाषा में मैं पहली चीज़ आपको व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ कि दुर्लभ संसाधन है और आगे क्या है कि इनका प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए। देखिए, अर्थशास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम अपरिग्रह के सिद्धांत को, पर्यावरणीय सिद्धांत को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझेंगे, मानव की जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, उसकी चाहतें अनंत हैं, लेकिन संसाधन सीमित हैं और ख़ास करके दुर्लभ संसाधन, नाम ही है दुर्लभ, तो सीमित हैं। अब यहाँ पे अर्थशास्त्र इसी चीज़ का अध्ययन करता है कि हम इन दुर्लभ संसाधनों का प्रभावी उपयोग कैसे सुनिश्चित करें, हम कैसे इन दुर्लभ संसाधनों का प्रभावी उपयोग करें कि मानव जीवन उन्नत बने। तो दो प्रकार के संसाधन देखिए यहाँ पर समझेंगे। संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक बहुत सुलभ है, उन पे ज़्यादा बात नहीं होती है, वो जब कभी दुर्लभ हो जाएंगे तो उन पर भी बात होगी। जो सुलभ हैं लेकिन जो दुर्लभ हैं उनका प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए, ये अर्थशास्त्र का पहला विचार का बिंदु है। तो पहला विचार का बिंदु यानी पहली परिभाषा क्या है कि दुर्लभ संसाधनों का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए, और इसका केंद्र क्या है, ये केंद्र दिमाग में रखेंगे तभी क्लियर होगा आपकी परिभाषा। तो पहली चीज़ आपने जानी। देखिए, फिर से एक बार रिव्यू करिए। अर्थशास्त्र के केंद्र में क्या है कि मानव के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, और अर्थशास्त्र सबसे पहले क्या करता है कि दुर्लभ संसाधनों जो कि सीमित हैं यानी कि दुर्लभ हैं उनका प्रभावी उपयोग कैसा किया जाए या कैसे किया जाए, इस बात पर विचार करता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर समझेंगे कि अर्थशास्त्र इस बात पर बात करता है कि जो हमारे संसाधन हैं वो सीमित हैं। तो जो संसाधन सीमित हैं तो व्यक्ति हो चाहे समाज हो चाहे सरकार हो,
वो अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण कैसे करता है और फिर अपने विकल्पों का चयन कैसे करता है। जैसे संसाधन जब सीमित हैं तो हम अपने विकल्पों का या अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण हमें करना पड़ेगा। अगर इसको व्यक्ति के संदर्भ में समझें, जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति की आमदनी 20,000 रुपये और उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अब देखिए, दो प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं। सबसे पहले इसको समझिए, एक बेसिक चीज़ें और एक नॉन बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ें क्या हैं? जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, ये हमारी बेसिक चीज़ें। यानी कि पहले इसको समझेंगे कि संसाधन सीमित हैं, और जब संसाधन सीमित हैं तो हमें क्या करना है। ये तीनों परिप्रेक्ष्य में आप समझिए, व्यक्ति के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में और राज्य के संदर्भ में। यानी कि मानव की इच्छाएं अनंत हैं, मानव की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, संसाधन सीमित हैं। तो चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे राज्य हो, उसे क्या करना होता है, अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना होता है और फिर उसी प्राथमिकताओं के निर्धारण के आधार पर विकल्पों का चयन करना होता है। देखिए, ये मैंने पहले ही कहा कि अर्थशास्त्र थोड़ा कठिन है, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आपने जाना कि दुर्लभ संसाधनों को व्यवस्थित करने की कला या उनका प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए, ये अर्थशास्त्र हमें समझाता है। दूसरी चीज़ है कि संसाधन सीमित हैं और राज्य, व्यक्ति, समाज कैसे अपने संसाधनों के आधार पर प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है और विकल्पों का चयन करता है। तो प्राथमिकताओं का निर्धारण और विकल्पों के चयन को लेकर के मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसको आप समझेंगे व्यक्ति के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में और राज्य के संदर्भ में। तो जैसे मैं व्यक्ति के संदर्भ में आपको समझाता हूं कि एक व्यक्ति के पास संसाधन सीमित हैं और विकल्प का चयन वो कैसे करेगा, इन चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है तो उसकी आमदनी है, मान लेते हैं कि उसकी आमदनी 20,000 रुपये मासिक है। अब वो जो व्यक्ति है, इस 20,000 रुपये मासिक की आमदनी से वो सारे संसाधन नहीं जुटा सकता। वो सोचे कि हम अच्छा कपड़ा भी पहने, अच्छा खाना भी खाएं, अच्छा मकान भी बनाएं, हम महंगी कार भी लें और फ्रिज भी प्रयोग करें, एयर कंडीशनर भी प्रयोग करें। तो क्या इस 20,000 रुपये में वो सारे मतलब जो है अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है? नहीं। तो उसे क्या करना होगा, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना होगा कि हमारी प्रेफरेंसेस क्या हैं, और फिर उसके बाद विकल्पों का चयन करना होगा। अब यहाँ पे विचार करिए कि दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति किफ़ायती कार खरीदता है जिसमें एवरेज ज़्यादा होता है, जिसमें मेंटेनेंस कम होता है। एक व्यक्ति महंगी स्पोर्ट कार खरीदता है जिसमें बहुत बेकार एवरेज होता है और करोड़ों रुपए खर्च करता है। तो आखिर दो लोगों के व्यवहार में ये अंतर क्यों है? तो ये अंतर कहाँ से आता है कि संसाधन सीमित है और हमें अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना होता है। क्या दो देश के लोगों के आर्थिक जीवन का जो स्तर है वो एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये अंतर कहाँ से आता है? यही अर्थशास्त्र के विचार का विषय है। अब देखिए, जब ये व्यक्ति 20,000 रुपये मासिक पाता है तो इसके जीवन में यहाँ पर देखेंगे, पहली चीज़, दो प्रकार की चीज़ें होंगी। एक जिनको हम बेसिक कहेंगे, बेसिक वस्तुएं जिनको कहेंगे, और एक जिनको हम नॉन बेसिक कहेंगे। इनके लिए हिंदी में शब्द है आधारिक और गैर आधारिक। यानी कि हिंदी में थोड़ा कठिन शब्द है, इसलिए अंग्रेजी शब्द मैंने प्रयोग किया। आधारिक यानी बेसिक और एक नॉन बेसिक यानी कि गैर आधारिक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेसिक चीज़ों में क्या आता है, जैसे भोजन, जिसको आप बड़े रूढ़ अर्थ में कहते हो भोजन, वस्त्र और मकान। यहाँ पे भोजन से तात्पर्य भोजन, पेयजल आदि से है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इन पर तो उसे खर्च करना ही करना है। और नॉन बेसिक में क्या है, जैसे रेफ्रिजरेटर या महंगी कार हो सकती है या एयर कंडीशनर हो सकता है। ये कैसी चीज़ें हैं? ये नॉन बेसिक चीज़ें हैं। तो अब इस व्यक्ति के पास आमदनी सीमित है तो इसकी प्राथमिकता में सबसे पहले क्या होगा कि वो पहले भोजन, वस्त्र, मकान की व्यवस्था करे, फिर उससे बचेगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा, और फिर जब उससे बचेगा तो वो कहाँ पर जाएगा, नॉन बेसिक पे जाएगा। क्योंकि देखिए, वस्तु की यहाँ पर बात हो रही है, सेवा की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, यही काम देश का होता है। जैसे मान लेते हैं कोई देश अगर अल्प विकसित है तो वो सबसे पहले किस पर खर्च करेगा, बेरोजगारी से लड़ने में खर्च करेगा, भूख के खिलाफ खर्च करेगा, स्वास्थ्य पे खर्च करेगा, फिर उससे बचेगा तो
अन्य क्षेत्रों पर जाएगा। कोई समाज बहुत उन्नत है तो उसके खर्च का प्रतिरूप अलग होगा, कोई समाज गरीब है तो उसके खर्च का प्रतिरूप अलग होगा। तो अर्थशास्त्र ये भी बताता है कि जो हमारे संसाधन हैं उनमें से हम अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण कैसे करें और विकल्पों का चयन कैसे करें। तो विकल्पों का चयन करना एक कला है, इसीलिए कहा जाता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। यानी एक तरफ वो मानव के आर्थिक जीवन का व्यवस्थित अध्ययन करता है, इसलिए अर्थशास्त्र विज्ञान है, और एक वो विकल्पों के चयन के बारे में बताता है, इसीलिए अर्थशास्त्र क्या है, एक कला है। तो अर्थशास्त्र में दो चीज़ें, पहली चीज़ आप समझिए, ये मानव के जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, इसके लिए संसाधनों जो सीमित संसाधन है, दुर्लभ संसाधन है, उनका अनुकूलतम प्रयोग करना सुनिश्चित करना चाहता है। और उसके बाद ये व्यक्ति समाज या राज्य के लिए एक प्रकार से ये सुनिश्चित करता है, व्यक्ति समाज और राज्य के लिए, कि जो सीमित संसाधन हैं उनमें कैसे प्राथमिकताओं का चयन किया जाए और कैसे विकल्पों का चयन किया जाए। मेरी समझ से बात आपकी समझ में आनी चाहिए और इसको आप समझिए, ना समझ में आए 2-3 बार सुनिए, समझ में आ जाएगी। तो जैसे मैंने व्यक्ति के संदर्भ में आपको बताया, अब इसी को मैं अगर आपको राज्य के संदर्भ में बताऊं, राज्य का मतलब देश के संदर्भ में अगर मैं बताऊं, तो देखिए राज्य का क्या उद्देश्य होता है। राज्य का उद्देश्य आर्थिक लिहाज से आप सोचिए, राज्य का उद्देश्य है कि अपने नागरिकों को वो अधिकतम वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराए। ध्यान रखिए, राज्य का उद्देश्य क्या है कि वो अपने नागरिकों को अधिकतम वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराए, या जो संसाधन है उन्हीं का इष्टतम प्रयोग, ऑप्टिमम उसका जो है प्रयोग करे। इष्टतम शब्द है, हिंदी में एक शब्द है इष्टतम, यानी राज्य अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराए और अपने सीमित संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करे। तो राज्य के संदर्भ में, पहले मैंने आपको व्यक्ति के संदर्भ में पढ़ाया, अब राज्य के संदर्भ में पढ़िए। अब वस्तु में क्या क्या आएंगी, यही जो आप लिखे हुए हैं यहाँ पर, बेसिक और नॉन बेसिक। और सेवाओं में क्या आएगा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा पेयजल, इंटरनेट, संचार, परिवहन, अच्छा व्यापार। तो राज्य का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर वही बात आई कि संसाधन क्या है, सीमित है। संसाधन क्या है, सीमित है, और मानव की इच्छाएं अनंत हैं, और कैसे इन संसाधनों का ऑप्टिमम, इष्टतम प्रयोग किया जाए, ये अर्थशास्त्र का विचारणीय विषय है। यानी जो अर्थशास्त्र की परिभाषा शुरू हुई धन के विज्ञान से लेकर के आज किस पर आ गई है कि संसाधन, दुर्लभ संसाधनों का प्रभावी उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाए, सीमित संसाधनों का कैसे इष्टतम प्रयोग किया जाए, व्यक्ति कैसे करे, समाज कैसे करे, राज्य कैसे करे, ये अर्थशास्त्र के अध्ययन का या अर्थशास्त्र की मूल परिभाषा है। यानी 4-5 बेसिक चीज़ें यहाँ पर आप पॉइंट वाइज लिख लेना। पहला कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र मानव जीवन की बेहतरी है। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से जिन चीज़ों पर विचार करता है उसमें संसाधनों की सीमितता, दुर्लभ संसाधन और उनका प्रभावी उपयोग। इसके अलावा हमारे सीमित संसाधन, हमारी प्राथमिकताएं, हम विकल्पों का चयन कैसे करते हैं और उन सीमित संसाधनों का इष्टतम प्रयोग कैसे करते हैं, यही अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। और इसी विषय के तहत पूरा अर्थशास्त्र घूमता है, इसी विषय के आसपास पूरा अर्थशास्त्र घूमता है। तो अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें आपने 2 चीज़ें जानी, अर्थशास्त्र का जनक, उसका जन्म कैसे हुआ और उसका उद्देश्य क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, और अर्थशास्त्र का केंद्र क्या है। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्थशास्त्र में एक चीज़ और आप सरल भाषा में समझ लीजिए, अर्थशास्त्र में वैसे तो किसका अध्ययन किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं का, ध्यान रखना। यानी इसमें आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या होती है, इनको भी आप जान लीजिए। देखिए मानव 2 प्रकार की क्रियाएं करता है, एक आर्थिक क्रियाएं करता है और दूसरा वो अनार्थिक कह लीजिए, या कह लीजिए गैर आर्थिक क्रियाएं करता है, या इसको आप अनार्थिक भी लिख सकते हो कि मानव 2 प्रकार की क्रियाएं करता है, आर्थिक या अनार्थिक क्रियाएं। तो मैं पहले ही स्पष्ट कर रहा हूं कि अर्थशास्त्र इनका अध्ययन नहीं करता है, अर्थशास्त्र सिर्फ अध्ययन करता है आर्थिक क्रियाओं का। तो देखिए आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। देखिए जब कोई मनुष्य उद्योग, कृषि या सेवा किसी क्षेत्र में नियोजित होकर के कुछ ना कुछ उत्पादन करता है, यानी कि वो कोई ऐसी वस्तु बनाता है जिसका अपना आर्थिक मूल्य हो या उसका आर्थिक महत्व हो, तो ऐसी क्रिया को हम आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति कृषि करता है और अनाज का उत्पादन करता है, तो ये क्रिया क्या मानी जाएगी, आर्थिक क्रिया। कोई व्यक्ति उद्योग में कार्य करता है और वहाँ पे जो भी उत्पादन करता है वो आर्थिक क्रिया है। सेवा क्षेत्र में कोई कार्य करता है, उत्पादन करता है, ये आर्थिक क्रिया है। जैसे एक किसान अनाज उगाता है, तो
अनाज कैसे उगाता है, उसके पास संसाधन क्या है, भूमि, फिर वो जल का प्रबंध करता है, बीज का प्रबंध करता है, अपना श्रम लगाता है और उन संसाधनों और अपने श्रम पूंजी आदि के उपयोग से गेहूं उत्पन्न करता है, और वो जितना उत्पादन करता है जिसके बदले वो मूल्य प्राप्त कर सकता है वो उसका उत्पादन माना जाएगा, और इस क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहेंगे। इसी तरीके से उद्योग में हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति ईंट उद्योग में काम करता है, तो ईंट कैसा, ईंट क्या है, ईंट एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है, उसका आर्थिक मूल्य है और उसके बदले वितरण होगा। किसी ने श्रम का कार्य किया, किसी ने पूंजी लगाई, किसी ने जमीन दी और किसी ने उन सबको इकट्ठा किया। तो कुल मिलाकर के मानव जीवन की जो क्रियाएं होती हैं उनको कितने भागों में हम बांट सकते हैं। मानव दो प्रकार की क्रियाएं करता है, एक आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। अभी मैं इसको पढ़ा देता हूँ आपको, अभी मैं उत्पादन के अंग और उत्पाद जब पढ़ाऊँगा तो और क्लियर हो जाएगा। यानी आर्थिक क्रिया का मतलब होता है हमारी ऐसी कोई भी क्रिया जिसके बदले हम कुछ उत्पादन करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका आर्थिक मूल्य होता है, वो क्रिया हमारी आर्थिक क्रिया होगी। जैसे कोई व्यक्ति कृषि के लिए मैंने बता दिया, उद्योग के लिए बता दिया। अब जैसे कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलता है, मरीजों को देखता है और उसके बदले फीस प्राप्त करता है, तो ये कैसी क्रिया हुई, आर्थिक क्रिया हुई। अब वही डॉक्टर अपने घर में अपने माता जी को देखता है बिना किसी फीस के, तो ये कैसी क्रिया हुई, अनार्थिक क्रिया हुई। तो वहाँ पे कोई उत्पादन नहीं हुआ। तो मानव जीवन की दो क्रियाएं होती हैं, एक आर्थिक, तो आर्थिक आप समझ गए। अब अनार्थिक या गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जैसे आप संगीत सुनते हैं, आप टहलते हैं, आप अपने घर में आराम करते हैं, टीवी देखते हैं। यानी जिस क्रिया में आप किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं कर रहे होते हैं वो आपकी कैसी क्रिया है, गैर आर्थिक क्रिया है, अनार्थिक क्रिया है। और अर्थशास्त्र में इन क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। अर्थशास्त्र में सिर्फ किस क्रिया का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखना, अर्थशास्त्र में उत्पादन तभी माना जाता है जब उसके बदले आप कोई मूल्य प्राप्त करें या उसकी कोई वैल्यू हो, तभी उत्पादन माना जाएगा, अन्यथा उत्पादन नहीं माना जाएगा। जैसे कोई शिक्षक यदि किसी कॉलेज में पढ़ाता है, कोचिंग में पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, उसके बदले धन प्राप्त करता है, तो ये आर्थिक क्रिया हो गई। और वही शिक्षक अपने बच्चे को पढ़ाता है और उसके बदले कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है, तो वो कैसी क्रिया हो गई, अनार्थिक क्रिया हो गई। तो अर्थशास्त्र में दो प्रकार की क्रियाएं वैसे बताई जाती हैं, लेकिन अध्ययन किसका किया जाता है, आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन 3 स्तर पे होता है, ध्यान रखना। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कितने स्तर पे होता है, 3 स्तर पे होता है। एक कौन सा, माइक्रो। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कौन सी आर्थिक क्रिया करता है, इसका अध्ययन किया जाए तो ये माइक्रो है। एक है मैक्रो, यानी कि बृहद स्तर, यानी कि जैसे कोई देश कैसी आर्थिक क्रिया करता है, इसका अध्ययन किया जाएगा तो ये मैक्रो हो जाएगा। और एक ग्लोबल, यानी कि वैश्विक, ये ध्यान रखना। यानी अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कितने स्तर पे किया जाता है, 3 स्तर पे किया जाता है। पहला स्तर कौन सा है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब व्यक्ति, कोई फर्म, छोटी सी फर्म, कोई व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाएं करेगा, उसका अध्ययन किस अर्थशास्त्र में होगा, माइक्रो में होगा। फिर मैक्रो, देश कैसी आर्थिक क्रियाएं करता है, और ग्लोबल। तो तीनों आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि अर्थशास्त्र में हमने 2 प्रकार की क्रियाओं पर चर्चा की, एक आर्थिक क्रियाएं और एक गैर आर्थिक क्रियाएं। तो उनका अध्ययन हम नहीं करते हैं, लेकिन जान लीजिए कि ये गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं और ये आर्थिक क्रियाएं होती हैं। और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कितने स्तर पर किया जाएगा, 3, माइक्रो, मैक्रो, ग्लोबल। व्यक्ति स्तर पर, देश स्तर पर, वैश्विक स्तर पर। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर आप जान लीजिए, आर्थिक गतिविधियाँ आप जान गए हैं, आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक गतिविधियाँ, इसको आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनका व्यवहार किस पर निर्भर होता है। आखिर कोई देश, कोई व्यक्ति या वैश्विक स्तर पर आर्थिक क्रियाएं किससे प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति या कोई देश, देखिए तीनों स्तर आप ध्यान रखिए जो मैंने भी बताएं कि आर्थिक जो गतिविधियाँ होती कितने स्तर पर होती हैं, माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मैक्रो मतलब बृहद, और तीसरा कौन सा, ग्लोबल, यानी कि वैश्विक। तो आर्थिक गतिविधियां कितने स्तर पे होती हैं, 3 स्तर पे होती हैं। तो क्या सभी व्यक्ति समान आर्थिक गतिविधियां करते हैं, कोई खेती करता है, कोई उद्योग लगाता है, कोई सेवा में कार्य करता है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कृषक बनेगा, कोई उद्योग में काम करेगा। तो आखिर ये अंतर क्यों होता है, आखिर आर्थिक गतिविधियां किन व्यवहारों से निर्देशित होती हैं, इस बात को यहाँ पर हम सब समझेंगे कि आर्थिक गतिविधियाँ कोई व्यक्ति या फर्म जोड़ सकते हैं, कोई देश
या पूरा विश्व आर्थिक गतिविधियां जो करता है उनका व्यवहार किन चीज़ों पर निर्धारित होता है। यानी पहले आप आर्थिक गतिविधियां समझ गए कि आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, जिनमें हम कोई आर्थिक मूल्य उत्पन्न करें वो सब आर्थिक गतिविधियां हैं। और आर्थिक गतिविधियां 3 स्तर पर संपादित होती हैं, माइक्रो, मैक्रो और ग्लोबल। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि वो कौन से व्यवहार हैं, वो कौन से बिहेवियर हैं, वो कौन से तत्व हैं जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, कि किसी देश में कौन सी आर्थिक गतिविधियां होंगी या कोई व्यक्ति कौन सी आर्थिक गतिविधियां करेगा। जैसे आप अगर देखेंगे तो भारत देश की अगर हम बात करेंगे तो व्यक्ति स्तर पे व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा ये निर्धारित होता है कि वो किस धर्म में जन्मा है, वो किस समाज में जन्मा है, वो किस परिवेश में जन्मा है। तो इस बात को मैं आपको उदाहरण के द्वारा साबित करता हूँ। जैसे कुछ कार्य होते हैं उन पर किसी खास जाति का या खास धर्म वालों का ही कब्जा होता है। जैसे हिंदू धर्म में अब तो रूढ़ियाँ धीरे धीरे टूट रही, नहीं तो एक समय समुद्र यात्रा करना अपराध था। यानी कोई अगर समुद्र यात्रा करके आर्थिक गतिविधियाँ करना चाहे तो वो एक प्रकार से अपराध था। कोई मांस की दुकान लगाए कोई हिंदू, या जैसे हिंदुओं में कुछ उच्च जातियाँ हैं जैसे ब्राह्मण, अगर वो मांस का कार्य करने लगे, मांस का व्यापार करने लगे तो उसको सामाजिक मान्यता नहीं है। तो मांस के कारोबार में ज़्यादातर आप देखेंगे तो किसी खास वर्ग का कब्जा होगा। तो आखिर वो क्यों मांस का कारोबार करते हैं। इसी तरीके से देश, कोई देश कृषि प्रधान होता है, कोई देश उद्योग प्रधान होता है और कोई देश सेवा प्रधान होता है। वैश्विक स्तर पे आर्थिक गतिविधियों का क्या प्रभाव होता है, तो हमें ये जानना है कि आखिर ये आर्थिक गतिविधियाँ किस व्यवहार से निर्देशित होती हैं। जैसे कोई अमुक व्यक्ति अमुक कार्य ही क्यों करता है और कोई अमुक व्यक्ति अमुक कार्य क्यों नहीं करता है, आखिर इसके क्या कारण होते हैं। जैसे जिन देशों में, ध्यान से सुनिए, जिन देशों में कृषि योग्य भूमि नहीं होती है वहाँ के लोग पशुचारण करते हैं। जहाँ बहुत अच्छी कृषि योग्य भूमि होती है वहाँ पे कृषि कार्य होते हैं। जहाँ पे कृषि योग्य भूमि नहीं वहाँ पशुचारण होते हैं। जहाँ पर बहुत सारे वन होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, वन के संसाधनों का संग्रह होता है। समुद्र के किनारे अगर कोई अर्थव्यवस्था बसी है या कोई देश या कोई व्यक्ति बसा है तो मत्स्यन जैसी क्रियाएं करता है, मछली पकड़ने का कार्य करता है। तो आर्थिक क्रियाएं जिन व्यवहारों पर निर्भर करती हैं उनमें सबसे पहले आते हैं कि प्राकृतिक संसाधन, कि यानी उस देश में प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, इस बात से बहुत कुछ निर्धारित होता है कि वहाँ पे आर्थिक क्रियाएं कैसे होंगी। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आखिर भारत एक कृषि प्रधान देश क्यों है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश इसलिए है कि पूरे विश्व में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि भारत के पास है। पूरे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के विशाल मैदानों में बहुत अच्छी खेती होती है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, कारण उसके पास हैं। जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे लोग कृषि में लगे हुए हैं, उत्पादन भी होता है। दक्षिण भारत मसालों की खेती क्यों करते हैं, तो उसका भी कारण है वहाँ का भौगोलिक जलवायु। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है, मिट्टी आती है, जलवायु आता है, पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, सब कुछ आता है। किसी खास देश में खनिज आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था हो सकती है, तो उसका कारण प्राकृतिक संसाधन होता है। यानी आर्थिक गतिविधियों को जो व्यवहार सबसे पहले निर्धारित करता है वो ये होता है कि प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति क्या है वहाँ पर, चाहे व्यक्ति के स्तर पे हो, चाहे देश के स्तर पे हो या वैश्विक स्तर पे हो। दूसरी चीज़ होती है कि उस देश, समाज या विश्व में सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक स्थिति कैसी है, इस बात से भी वहाँ का आर्थिक व्यवहार निर्धारित होता है। जैसे धर्म भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाता है कि आपको अमुक कार्य करने हैं, अमुक कार्य नहीं करने हैं। जैसे मैंने बताया कि यदि कोई ब्राह्मण मांस की दुकान या अंडे की दुकान खोल के बैठ जाए तो सामाजिक रूप से मान्यता नहीं है। हो सकता है कि भारत में कहीं पर ऐसा हो, उत्तर भारत में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि कोई ब्राह्मण जो है वो, या कोई मतलब जो है पंडित जिसको आप कहते हैं, वो मांस की या अंडे की दुकान खोल के बैठा हो। ये किससे निर्धारित होता है, ये सामाजिक और धार्मिक व्यवहार से निर्धारित होता है। क्योंकि सामाजिक और धार्मिक रूप से ये माना जाता है कि व्यक्ति अमुक जाति का अमुक कार्य न करे या ये कार्य उसके लिए वर्जित है। तो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति भी होती है। जैसे कहीं पर राजनीतिक स्थिरता होगी तो उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। राजनीतिक तौर पे भी इस बात से, मतलब राजनीतिक जो सत्ता होती है वो भी हमारे आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करती है। तो धर्म निर्धारित करता है। जैसे इस्लाम धर्म की बात करें तो उसमें ब्याज लेना हराम है या ब्याज नहीं लेना चाहिए। वहाँ पे शराब का उत्पादन अवैध है।
इसी तरीके से भारतीय शास्त्रों में बहुत सारी गतिविधियां अवैध हैं। तो कुल मिलाकर के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति जैसी होती है उससे भी हमारा आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे किसी देश, व्यक्ति, समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करती है। जैसे बहुत सारे लोग अपना पैतृक व्यवसाय इसलिए करते हैं क्योंकि परंपरा से उनके घर में वो व्यवसाय चलता आया है। कोई देश किसी खास चीज़ के उत्पादन में जो है बहुत प्रसिद्ध है तो वो उसको कैरी करता है, उसको आगे लेके जाता है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इस बात का निर्धारण करती है कि वो कैसा उत्पादन करेगा, उसकी आर्थिक गतिविधियाँ कैसी होंगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण होती है आर्थिक गतिविधियों के निर्धारण में कि मानव संसाधन कैसा है, वहाँ का मानव संसाधन जो है उसकी मानसिकता कैसी है। जैसे जापान के लोग एक उन्नत मानव संसाधन का उदाहरण है, उनकी मानसिकता बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं। कुछ देशों में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो धार्मिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर निरर्थक बहसों में उलझे रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते रहते हैं और उस देश का विकास नहीं हो पाता है। तो ये भी निर्धारित मतलब तय करता है, मानव संसाधन भी तय करता है कि किसी भी माइक्रो, मैक्रो या ग्लोबल जो भी चरण है वहाँ पे आर्थिक गतिविधियों का व्यवहार क्या होगा। तो ये 4 प्रमुख चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आर्थिक गतिविधियों को 4 व्यवहार निर्धारित करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे क्या है, वहाँ की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति क्या है, वहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, वहाँ पर मानव संसाधन की क्या स्थिति है। और उदाहरण से मैंने आपको समझाया कि व्यक्ति स्तर पे, राज्य स्तर पे, देश स्तर पे कौन से कार्य कोई करता है, कौन कार्य नहीं करता है, इनमें इन चीज़ों की बड़ी भूमिका होती है। अगर मानव संसाधन बहुत अच्छा होगा तो आप जानते हैं कि मानव संसाधन अगर बेहतर होगा तो वहाँ का आर्थिक व्यवहार अलग होगा। प्राकृतिक संसाधन जैसे होंगे वो वहाँ के आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर कहीं पर खेती योग्य भूमि नहीं है, बंजर भूमि है, तो वहाँ पे पशुचारक लोगों का विकास होगा। समुद्र के किनारे मत्स्यन को बहुत वरीयता मिलती है। तो ये सारे उदाहरण से आप समझने का प्रयास करेंगे कि मानव की जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं और जो व्यवहार होते हैं वो किन चीज़ों से निर्धारित होते हैं। इसके बाद जब भी आप किसी परीक्षा में जाएंगे तो एक चीज़ आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है कि ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो समष्टि अर्थशास्त्र है यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्या हैं और दोनों में अंतर क्या है। यदि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स है, ध्यान से सुनना, तो कभी अगर आप लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में पहुँचेंगे या संघ लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में पहुँचेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। जैसे जब मैंने 2016 PCS का इंटरव्यू दिया था जिसमें मेरा नायब तहसीलदार के पद पे सिलेक्शन भी हुआ था, उसमें मुझसे पहला ही क्वेश्चन ये हुआ था, उसमें बात ये हुई थी कि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट क्या हैं। तो मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है और तीसरा अंग्रेजी भाषा या इंग्लिश लैंग्वेज है। तो शुरुआती क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था कि अगर आप अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो आप बताइए कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या हैं और उनमें अंतर क्या है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए कभी न कभी जाएंगे तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, परीक्षा में भी पूछा जाता है। और दूसरा एक चीज़ समझिए कि इकोनॉमिक्स की बृहद समझ के लिए आपको पूरा विषय ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन इसकी समझ नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसकी समझ बहुत ज़रूरी है। मेरा उद्देश्य समझ विकसित करने का होगा और साथ ही साथ डायनेमिक खंड को भी हम कवर करेंगे। तो देखिए, अर्थशास्त्र को अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांट देते हैं। एक को हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको अंग्रेजी में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र अथवा मैक्रो इकोनॉमिक्स या बृहद अर्थशास्त्र। तो इन दोनों में बहुत कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, जो हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र है यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो किसका अध्ययन करता है? व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्या? माइक्रो, सूक्ष्म। तो ये क्या करता है? इस अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का। इंडिविजुअल जो यूनिट्स हैं, इकोनॉमिकल यूनिट हैं या जो इकोनॉमी से संबंधित यूनिट हैं, उनका अध्ययन करता है। व्यक्तिगत, जैसे कोई व्यक्ति कैसा आर्थिक व्यवहार करता है, कोई फर्म कैसा आर्थिक व्यवहार करती है, कैसे उत्पादन करती है, और कोई उपभोक्ता कैसे आर्थिक व्यवहार करता है। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो आप बताएंगे कि वह अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं।
यानी जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाए। सूक्ष्म यानी व्यक्ति का, फर्म का, उपभोक्ता का। और इसमें 3 चीज़ें आती हैं, इसमें 3 चीज़ों का मुख्य रूप से अध्ययन होता है। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, यानी कि एक जो कंज्यूमर है, एक जो उपभोक्ता है, वो कैसा व्यवहार करता है। जैसे इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स संसाधनों के विकल्पों के चयन पर आधारित है। तो वितरण कैसे होगा? संसाधन से उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट का वितरण कैसे होगा। और उस वितरण में हमें इस बात को जानना है कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है, यानी कि जो उस उपभोक्ता कौन है जो उपभोग करे। देखिए यहाँ पे समझिए, एक चीज़ होता है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, एक क्रिया है उत्पादन। उत्पादन के लिए अभी आगे हम पढ़ाएंगे, उत्पादन के लिए चाहिए भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। और उत्पादन के बाद संसाधनों का प्रयोग करते हुए बनाया जाएगा प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट को जो उपभोग करेगा, जो प्रयोग करेगा, वो क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। जैसे मान लेते हैं इस समय गर्मी है और एक पंखा बनाने वाली, फैन बनाने वाली एक फर्म है, और वो फैन बनाने वाली फर्म क्या करेगी? पंखे के लिए आवश्यक उपकरण, भूमि, श्रम, पूंजी आदि को जुटाएगी और उसके बाद पंखा बनेगा। तो जो पंखा बनेगा वो क्या हो गया? उत्पाद यानी प्रोडक्ट। और उस पंखे को जो खरीदेगा वो कौन होगा? उपभोक्ता। तो मेरी समझ से आप समझे होंगे कि उत्पादन क्या है, उत्पाद क्या है और उपभोक्ता क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले किसका अध्ययन करते हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है। बिहेवियर इकोनॉमिक्स एक पूरी शाखा है जिसके लिए नोबेल मिल चुका है रिचर्ड थैलर को। और अभी आपने देखा होगा कि व्यवहारिक जो अर्थशास्त्र है उसमें बिहेवियर चेंज का प्रयोग अभी भारत सरकार ने अपनी योजनाओं में किया था। जैसे स्वच्छ भारत मिशन में लोगों की आदतों को सुधारने के लिए बिहेवियर इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया गया है। नाम रखे जा रहे हैं उस तरह से, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए सेल्फी विद डॉटर, ये भी एक बिहेवियर है। जैसे सेल्फी विद डॉटर क्या है? लोग अपना व्यवहार बदलें, किसके प्रति? बच्चियों के प्रति, जो उनका दृष्टिकोण है उसको बदलें। और सेल्फी विद डॉटर में क्या था कि आप अपनी बच्ची के साथ सेल्फी पोस्ट करिए, मेरी बेटी मेरा अभिमान, ऐसी चीज़ें क्या हैं? ये हमारे व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए हैं। तो बिहेवियर इकोनॉमिक्स का भारत सरकार ने जो आर्थिक समीक्षा 18-19 हुई थी उसमें प्रयोग किया था। तो उपभोक्ता कैसा व्यवहार करता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है कहाँ पर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर उत्पादक कैसा व्यवहार करता है, जैसे उत्पादक को कैसे पता चलता है कि कितना उत्पादन किया जाए। जैसे मान लेते हैं कि एक फैन बनाने वाला है, फैन बनाने वाला कौन है? उत्पादक है। तो उसे कैसे पता कि कितने फैन बनाए जाएं, किस रेंज के बनाए जाएं, किस गुणवत्ता के बनाए जाएं? तो उसके लिए वो उसका व्यवहार अध्ययन करना होता है। तो उपभोक्ता के व्यवहार और साथ साथ उत्पादक का व्यवहार। तो उत्पादक कैसा व्यवहार करता है, और उत्पादक अपना व्यवहार करेगा तो उपभोक्ता के व्यवहार के अनुसार ही करेगा। और फिर कीमत सिद्धांत का इसमें अध्ययन करते हैं कि कीमत कैसे तय होती है। तो कुल मिलाकर के सरल भाषा में अगर ये सब ना भी याद रख पाएँ तो आप इतना ध्यान रखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति का, किसी फर्म का, किसी उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक उपभोक्ता कैसा व्यवहार करता है, एक उत्पादक, सिंगल उत्पादक कैसा व्यवहार करता है, कीमत कैसे तय होती है, कीमत सिद्धांत आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं माइक्रो या बृहद, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या किया जाता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बृहद मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, बृहद आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। अब आप जानते ही हैं कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बृहद आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है और इसको लोग आमतौर पे अर्थशास्त्री आय रोजगार सिद्धांत कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझिए, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन कर रही है और यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बड़ी आर्थिक इकाइयों और मुद्दों का अध्ययन या आर्थिक मुद्दों का अध्ययन इसमें होगा। जैसे इसमें किसका अध्ययन होगा? जैसे इसमें राजकोषीय नीति का अध्ययन होगा, जो मैंने टॉपिक आपको बताया, संपूर्ण टॉपिक। इसमें मौद्रिक नीति का अध्ययन होगा, इसमें बजट का अध्ययन होगा, इसमें राजकोषीय प्रबंधन का अध्ययन होगा, भुगतान संतुलन का अध्ययन होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बृहद मुद्दों का अध्ययन। तो कम से कम थोड़ी सी राय आपकी स्पष्ट रहे कि ये है और ये है। तो मेरी समझ से ये आपका क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछना। इसके बाद एक प्रश्न पर और हम सब यहाँ पे विचार करते हैं, एक बिंदु पर और विचार करते हैं कि आखिर ये दो शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं। एक शब्द प्रयोग हो रहा है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, और एक शब्द प्रयोग हो रहा है इकोनॉमी। तो आखिर इन दोनों शब्दों में क्या कोई अंतर है? क्योंकि अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई अंतर अवश्य होगा। और इनका क्या संदर्भ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा
जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। पॉइंट भी कर लेना, आप सब लिख भी लेना। देखिए, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, अर्थव्यवस्था किसका अध्ययन करता है, ये स्पष्ट है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, वो बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो अर्थशास्त्र क्या है, ये सिद्धांत पक्ष है, यानी थ्योरी है, ये सिद्धांत है। जैसे मानव जीवन कैसे बेहतर हो, उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए जाएं, ये बताएगा लिखित तौर पे। सिद्धांत या थ्योरी क्या होते हैं, जो ये बताते हैं कि कैसा होना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था क्या है, सिद्धांत वाला पक्ष है, पहली चीज आप समझिए। और अर्थशास्त्र जो है वो उसका व्यवहारिक पक्ष है। यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है, सिद्धांत पक्ष है, और अर्थशास्त्र उसका व्यवहारिक पक्ष है। यानी कि पहले चरण में आपको ये समझना है कि कैसे हम दोनों के अंतर को समझें। तो अर्थव्यवस्था क्या है, सिद्धांत है, अर्थशास्त्र सिद्धांत है और अर्थव्यवस्था उसका व्यवहारिक पक्ष है, या उसका हम कह सकते हैं अभ्यास है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम कैसे समझें, तो इसको सरल भाषा में आप समझिए। सिद्धांत क्या होते हैं, जो किताब में लिखे होते हैं। अभ्यास क्या होता है, जो हम ज़मीन पर प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण से आप समझिए, जैसे किसी व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाना सीखना है, तो वो व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाहता है। मान लो उसे मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता है, वो किसी अन्य व्यक्ति से पूछेगा या गूगल करेगा, यूट्यूब पे देखेगा, तो वहाँ पे बताया जाएगा कि ये क्लच है, ये गियर हैं, ये ब्रेक हैं, अमुक मोटरसाइकिल में इतने गियर होते हैं, ये क्लच आपको लेना है, एक्सीलेटर ये आपको छोड़ना है, इस तरह से आपको ब्रेक मारना है। तो सिद्धांत में लिखा हुआ है। लेकिन वो जब उसका अभ्यास करेगा, जब वो मोटरसाइकिल चलाएगा, तो वो व्यवहारिक पक्ष हो जाएगा। यानी वो जब चलाएगा, तो जैसे क्या किसी व्यक्ति को अगर सिद्धांत मालूम हो तो वो उसका अभ्यास तुरंत कर सकता है। तो दोनों अलग अलग पक्ष हैं। जैसे आपको ये पता है कि अमुक मोटरसाइकिल में ये गियर हैं, ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ये ब्रेक हैं, ऐसे चलाना है। लेकिन जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक कैसे जान पाएंगे कि वो कैसे चलती है। तो अर्थशास्त्र जो है वो मानव जीवन कैसे बेहतर हो, इसके सिद्धांत बताता है, और अर्थव्यवस्था उन सिद्धांतों को धरातल पे प्रयोग करती है, अभ्यास करती है। जैसे एक सरल उदाहरण से मैंने समझाया। देखिए यहाँ पर समझिए, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पढ़ाते समय ऐसे तमाम उदाहरण मुझे प्रयोग करने पड़ेंगे। बिना उदाहरण के आप बिल्कुल नहीं समझेंगे, और जब तक उदाहरण से नहीं बताया जाएगा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था क्या है, सिद्धांत है, अर्थशास्त्र क्या है, सिद्धांत है, और अर्थव्यवस्था क्या है, प्रैक्टिकल है। यानी ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है। यानी यहाँ पे चीज़ें हैं और यहाँ पे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गरीबी निवारण के लिए कोई सिद्धांत है, ये अर्थशास्त्र है, और उस गरीबी निवारण के सिद्धांत का प्रयोग करके कोई देश प्लान बना करके कोई योजना बनाए, ये अर्थव्यवस्था है। तो पहली चीज़ ध्यान रखना कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में ये अंतर है कि अर्थशास्त्र सिद्धांत है, अर्थव्यवस्था उसका व्यवहारिक पक्ष या उसका अभ्यास है। और दूसरा प्रमुख चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अर्थव्यवस्था, एक इसको लिख लेना आप सब, अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके या इसको क्षेत्र कह लीजिए, अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके या क्षेत्र का अर्थशास्त्र है। अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके या क्षेत्र का अर्थशास्त्र है। जैसे अर्थव्यवस्था अपने आप में अधूरा शब्द है जब तक कि इसके आगे कोई खास इलाका या क्षेत्र न लग जाए। जैसे हम किसका अध्ययन करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का, किसी खास क्षेत्र का अर्थशास्त्र है। जैसे भारत में आर्थिक क्रियाओं का या आर्थिक गतिविधियों का कैसा स्वरूप है, कैसा अभ्यास है, तो ये भारत के संदर्भ में जब हम अध्ययन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसी तरीके से अमेरिकी अर्थव्यवस्था, या कह लीजिए रूसी अर्थव्यवस्था, या कह लीजिए चीनी अर्थव्यवस्था, या कोई भी उदाहरण आप लीजिए। तो दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र सिद्धांत हैं, अर्थशास्त्र एक विषय है, और अर्थव्यवस्था उन सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग या अभ्यास है, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था। तो जब तक इसको आप नहीं समझेंगे तब तक अंतर कर नहीं पाएंगे। अब मेरी समझ से आप अंतर करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर रहा। देखिए, अर्थव्यवस्था पढ़ते समय पसीना हमको भी आएगा, तुमको तो बहुत ज़्यादा आएगा।
तो इसको बड़े ध्यान से देखना है, दिमाग पे काफ़ी जोर देना पड़ेगा। खूब आराम से पानी पी पी करके देखिए, रोक करके आसानी से देखिए। ये विषय ऐसा नहीं है कि इसको आप बहुत आराम से पढ़ लेंगे, घटनाएं रट लेंगे। ये बहुत ही मतलब लिंक करने वाला विषय है और खूब आनंद से इसको पढ़िए, तभी मज़ा आएगा। इसको आप आराम से पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर हम लोगों ने जाना। ये हमारा पहला लेक्चर आज यहाँ पे समाप्त होता है। कल के जब हम लेक्चर में आएंगे, यानी कि दूसरे लेक्चर में जब हम सब आएंगे, तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, उत्पाद क्या है, फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं, वर्गीकरण क्या है। इस टॉपिक को बढ़ाएंगे और इन चीज़ों से हम कोशिश करेंगे कि आपकी पहले मौलिक समझ बने, फिर हम विषय प्रवेश कर धीरे धीरे विषय को बढ़ाते जाएंगे। तो इसको आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, दिमाग पर जोर डालिए। थोड़ा बहुत दिक्कत आए आने दीजिए, दिक्कत के बिना कोई विषय तैयार होगा नहीं। तो इस चीज़ को आप पहले समझेंगे। आज के लेक्चर में अर्थशास्त्र विषय, उसका उद्देश्य, उसका केंद्र, उसके जनक, अर्थशास्त्र में जो गतिविधियां हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, या दोनों में कैसे अलगाव है, या दोनों कैसे अलग हैं, इन चीज़ों पर हम लोगों ने बात की है। ये वीडियो जब तक आप धैर्यपूर्वक नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। अगले वीडियो में हम सब अर्थव्यवस्था के पहलुओं पर, उसके क्षेत्र, उसके प्रकार, उत्पादन, उपभोग, कीमत आदि पर बात करेंगे, वितरण तंत्र पर बात करेंगे और अर्थव्यवस्था का कैसे विकास हुआ है इस पर बात करेंगे।